गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आ गया हूँ आपके पास प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। इस सीरीज में हम जो वेक्टर्स पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस प्रयास सीरीज के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एनएससीजेएस एग्जाम के लिए। एनएससीजेएस फिजिक्स कवर करता है ये सीरीज। आप लोग इसको अगर फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। वेक्टर्स चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस सेशंस के अंदर मैं ये कवर कर चुका हूँ और आज के सेशन में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को सीखेंगे जिसमें कि हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा एनएससीजेएस रैंकर्स बैच के बारे में। तो ये जो बैच है ये एनएससीजेएस 2024 की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है और ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के अंदर आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे। द शेड्यूल विल बी 2 सेशंस पर वीक ऑफ एवरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपके रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, आपको मेंटरशिप मिलेगी, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे एंड दे विल गाइड यू ऑल्सो। आप सभी बच्चों को जो इस बैच में एनरोल होंगे उनको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशंस हो सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा तो यहाँ पे टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। तो देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एंश्योर कि आपकी वॉइस वेदांतु में राइट प्लेस तक पहुंच जाए। जैसे अगर आपको किसी भी तरह का कंसर्न आ रहा है तो आप उस पर्सन को बता सकते हैं एंड दैट पर्सन विल कनेक्ट यू टू द राइट लेवल एट वेदांतु। तत्व इज द कंटेंट इज द बुकलेट्स दैट वी शेयर विथ यू। वी विल शेयर विथ यू सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस कंटेंट। और यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी होती है, तो इसी को यूज करके हम एनएससीएस की पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होगा इंग्लिश। दैट मीन्स द टीचर विल स्विच बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश एज पर देयर ओन कन्वीनियंस। इससे teachers they become more expressive, they get more power to express themselves, which actually helps in the learning process. ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कोर्स। तो बच्चों इस कोर्स की जो प्राइस है दिस इज 4444 रुपीज एंड यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 10% बाय यूजिंग दिस कोड VOS प्रो। इस कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद जो प्राइस होगी वो अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज के आसपास होगी। आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ज्वाइन करने के लिए इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस बैच का, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। सो गाइस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं, या यूं कह लेते हैं कि वेक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट आर डिफाइंड। ठीक है, एक मल्टीप्लीकेशन हमें एक स्केलर रिजल्ट देता है, मतलब कि वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो आउटकम आएगा वो स्केलर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो एक तरीका हमको स्केलर रिजल्ट देगा और दूसरा तरीका हमको एक वेक्टर रिजल्ट देता है, यानी कि जो आउटपुट होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर होती है। ठीक है, तो देर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई वेक्टर, वन विल गिव यू अ स्केलर रिजल्ट, द अदर मेथड विल गिव यू अ वेक्टर रिजल्ट। तो जो मेथड हमको स्केलर रिजल्ट देता है उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ऑपरेटर सिंबल है, ठीक है, आई होप आपको ऑपरेटर सिंबल शब्द याद हो, ये मैंने डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करते समय यूज किया था। ठीक है, तो इसको जो सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स विच मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम जिस सिंबल से करते हैं दैट इज अ डॉट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसको कि क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप लोग बहुत ही फेमिलियर हो इस सिंबल से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्रॉस होता है। ठीक है, तो वेक्टर्स में लेकिन डॉट का एक अलग मीनिंग होता है, क्रॉस का एक अलग मीनिंग होता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना हमें एक स्केलर आउटपुट देगा और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमें एक वेक्टर आउटपुट दे देगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी स्केलर प्रोडक्ट के साथ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ठीक है, ऐसा ही हम मानते आए हैं पूरा वेक्टर्स पढ़ते समय। तो ये मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, कोई भी जनरल वेक्टर नहीं है, कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और हमने डिफाइन करा सपोज ए डॉट बी। एक्चुअली नोटिस करना मेरी लैंग्वेज पे, आई सेड कि हमने डिफाइन करा है, मतलब कि हम इसको डेराइव नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई whenever we see this symbol or whenever we see this representation a dot b, what we will do, we will multiply magnitude of a which will be a scalar number। ठीक है, magnitude of a, देखो यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, with magnitude of b। ठीक है, एंड वी विल मल्टीप्लाई विथ cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को के बीच में जो भी एंगल है वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, माइंड यू डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो बच्चों बात आ रही है क्या समझ में? ठीक है, सो दिस इज डेफिनेशन, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन, आई एम रीइटरेटिंग। हम इसको डेराइव नहीं करते हैं, हम इसको
प्रूफ नहीं करते हैं, हम इसको डिक्लेयर करते हैं। हमने कहा कि वेन एवर यू सी ए डॉट बी, दिस इज वॉट यू हैव टू डू, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये आपको कर देना है और इससे जो भी आउटकम आएगा दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो अब देखो इसकी इस डेफिनेशन के बेसिस पर, मतलब वंस वी एक्सेप्ट कि अच्छा ठीक है, वेन एवर वी विल सी ए डॉट बी दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देयर आर मेनी कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ। ठीक है, देयर आर मेनी कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ, तो क्या क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इनमें से काफी सारे कंक्लूजन हमें याद भी रखने हैं। तो कंक्लूजन क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन नोटिस करो, मैं ए डॉट बी को लिखूंगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और सपोज अगर हमसे कहा जाए कि बी डॉट ए करो, तो फिर बाय डेफिनेशन हमें बी ए कॉस थीटा लिखना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं लेकिन स्केलर नंबर्स के प्रोडक्ट में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 5 into 2 and 2 into 5 दे आर सेम। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस एंड दिस विल बी इक्वल, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ओके, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स ऑर्डर बदलने से फर्क नहीं पड़ता है, मतलब यू विल स्टिल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, तो ऑर्डर फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर डजंट मैटर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने नोटिस करी। ठीक है, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने लायक है, वो ये है कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन देखो क्या होगा। नोटिस करो, थीटा विल बिकम 90 डिग्री, तो ए डॉट बी विल बिकम जीरो। नोटिस करो अगेन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, बिकॉज इसको हम यूज करते हैं दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलैरिटी प्रूव करने के लिए। अगर हमें प्रूव करना होता है या हमें चेक करना होता है कि दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो हम उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू चेक करते हैं कि वो कितनी आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन टू चेक परपेंडिकुलैरिटी। ठीक है, परपेंडिकुलैरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ये समझ में आ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन कहेगा कि चेक करो ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, जब भी क्वेश्चन कहेगा चेक करो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, ये तो दो प्रॉपर्टी, आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर हम ए डॉट ए करते हैं, यानी कि हम एक वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो बाय डेफिनेशन ये बन जाएगा ए ए कॉस जीरो। नोटिस करो, एक वेक्टर अपने साथ तो 0 डिग्री का एंगल ही बनाएगी ना, मतलब एक वेक्टर और उसी की कॉपी दोनों पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। ठीक है, तो एक वेक्टर का अगर हम उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लें, देन वी विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। आगे की बात देखते हैं, देखो आगे देखो, अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो नोटिस करो क्या आना चाहिए। आई डॉट जे को हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज 1, एंड cos ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज आई कैप इज अ वेक्टर along x एक्सिस, जे कैप इज अ वेक्टर along y एक्सिस, तो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया जीरो। इसी तरीके से हम कह सकते हैं आई डॉट के, ये भी जीरो होगा। हम कह सकते हैं जे डॉट के, ये भी जीरो होगा, और क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो के डॉट आई करने पर भी जीरो ही कहते हैं, और के डॉट जे करने पर भी जीरो ही कहते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। मतलब तुम किसी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस, अगर मैं मान लो किसी भी एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देखो ये प्रॉपर्टी 3 में, कि अगर एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई विल बी 1 विच विल बी सेम एज जे डॉट जे एंड विच विल बी सेम एज के डॉट के। तो देखो ये सारी बातें समझ में आ रही है कि, तो हमने अभी तक लिखी है 5 प्रॉपर्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो अभी आना बाकी है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर। ठीक है, ए डॉट बी की डेफिनेशन के बेसिस पर हमने इसको डिफाइन करा, और डिफाइन करने के बाद हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे सिर्फ डेफिनेशन से। ठीक है, तो डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी नोटिस कर लिया कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अगर एक वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और जो कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, उसमें हमने नोटिस करा कि किसी भी एक यूनिट वेक्टर का अगर दूसरे से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आ जाएगा, और किसी भी एक यूनिट वेक्टर का खुद ही से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं। आगे की बात करते हैं। अब सपोज हमको एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर सच दैट उसको हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं। मतलब एक वेक्टर गिवन है हमें आई जे के फॉर्मेट में, और इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर गिवन है हमें विच इज जस्ट
विच इज बी एक्स आई कैप, ठीक है, यानी कि समथिंग इंटू आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि ए डॉट बी निकालो, मतलब कि हमको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी गई है और हमसे कहा गया कि ए डॉट बी निकालो, ठीक है। तो ए डॉट बी का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना। आई विल राइट इट एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मुझे एक चीज आप लोग सोच के बताओ यहाँ पर, शैल आई राइट कॉस थीटा हेयर और शुड आई नॉट? ठीक है, इस बारे में सोचो बच्चों, आप लोग सब सोचो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप जो डिसीजन कि आप अभी जो फैसला लोगे, अगर वो सही हुआ तो आपको याद रहेगा कि मैंने सही जवाब दिया था, आपको खुशी के बारे याद रहेगा। और अगर आपने गलत जवाब दिया, ठीक है, तो भी आपको याद रहेगा, क्योंकि हम जनरली इस तरह की गलतियां जिसमें हम अपने आप को कमिट करते हैं कि हाँ ये मेरा ये ओपिनियन है, और फिर अगर वो गलत निकलता है तो हमें याद रहता है। तो आप डिसाइड करो कि यहाँ पे कॉस थीटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सोचो जरा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, मतलब जो आंसर इज कि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर, ये क्या हुआ, डेफिनेशन गड़बड़ नहीं हो गई? ए वेक्टर, देखो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है मैंने, ये जो लिखा है, इज दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड, दिस इज द वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, हमने बस ए वेक्टर को रिप्लेस करा है, हमने ए वेक्टर को सब्सटीट्यूट करा है उसी के वेक्टर नोटेशन से, उसी की वेक्टर फॉर्म से। वी डिड नॉट राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो हमने बस ए की जगह पर दूसरी चीज लिख दी है जो कि ए ही है, ए का मैग्नीट्यूड नहीं है। सिमिलरली हमने बी की जगह पे दूसरी चीज लिख दी है जो कि बी ही है, बी का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो दिस इज फाइन। ठीक है, अच्छा, अगर तो सर cos थीटा कब आता, cos थीटा तब आता, ध्यान से देख रहा हूं, cos थीटा तब आता जब मैं लिखता रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हुआ ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, और अब आता cos थीटा। देखो आ रहेगा समझ में, देखो बच्चों समझ में आ रहेगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला चीज हमने लिखा है इसको यूटिलाइज करेंगे बाद में, पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चल रहा है इसके ऊपर बात करते हैं, तो इसके लिए मैं एक बार पेज चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो, एलजेब्रा तुम सबको आती है, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग एलजेब्रा कर लेते हैं और बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो थोड़ी सी एलजेब्रा यहाँ पे भी करते हैं। तो हमने लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हमने लिखा है। और हमने कहा कि भाई इसको डॉट प्रोडक्ट लो आप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। ठीक है, तो इस पहले ब्रैकेट में देयर आर थ्री टर्म्स, सेकंड ब्रैकेट में देयर आर थ्री टर्म्स, समथिंग लाइक कि मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, जो आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रा करते हैं, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब आप जब इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स का एक्सपैंड करते हैं, हाउ मेनी टर्म्स डू यू गेट? ठीक है, सोच के बताओ मुझे, डू यू गेट नाइन टर्म्स? ठीक है, थ्री इंटू थ्री नाइन टर्म्स आती है, तो वो नाइन टर्म्स अब जैसे यहाँ पे तुम जो भी अलजेब्रा करते हैं वो सारी अलजेब्रा यहाँ करते हैं। तो देखो, वी विल स्टार्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस। तो पहली चीज बनेगी ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, पहली चीज बनेगी। दूसरी बनेगी ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, ए एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। तीसरी चीज बनेगी ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, पहले लिख देते हैं, बाकी का दिमाग बाद में लगाएंगे। तो मैंने ए एक्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ए एक्स बी एक्स, फिर हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, फिर हो जाएगा ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। अब दूसरे को करते हैं, तो ये बन जाएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ठीक है, फिर बन जाएगा ए वाई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ठीक है, और फिर बन जाएगा ए वाई बी जेड जे डॉट के। ठीक है, ये हमने ए वाई जे को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब लास्ट, ए जेड बी एक्स के के डॉट आई, ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। तो नाइन टर्म्स हमारे पास आ गई है, नाइन टर्म्स। ठीक है, अब इन नाइन में से देखते हैं कौन कौन सी जीरो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई डॉट जे आई डॉट के, तो ये डिसअपियर हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी, समझ आ रहा है? किसी की स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, हमने ये पहले प्रॉपर्टी लिख दी थी, आई डॉट जे आई डॉट के डॉट जे, ये सब जीरो होते हैं, तो ये दोनों डिसअपियर हो गए। यहाँ पे जे डॉट आई है तो ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ पे जे डॉट के है, यहाँ पे के डॉट आई है, यहाँ पे के, तो देखो
केवल 9 में से 6 टर्म्स जीरो हो गए। द ओनली नॉन जीरो टर्म्स आर दीज। और इसमें भी नोटिस करो, आई डॉट आई आ रहा है विच इज वन, जे डॉट जे आ रहा है विच इज वन, के डॉट के आ रहा है विच इज वन। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई plus az bz. So this is the answer, or you can say this is the formula that you have to learn. मतलब अगर एक वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, जैसे अगर एक वेक्टर गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर मान लो इस तरह से गिवन है कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो ए डॉट बी जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो ए वेक्टर हमको गिवन थी 2 i कैप -5 j कैप +4 k कैप। सपोज ए वेक्टर ये गिवन है और बी वेक्टर कुछ ऐसी गिवन है, मान लो i कैप +3 j कैप -6 k कैप। ऐसे रैंडम नंबर्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि ए डॉट बी कितना है, इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, ए डॉट बी, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। तो हम लिखेंगे 2 × 1, ये ठीक है, ये 2 × 1, ये समझ में आया, ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ए एक्स इंटू बी एक्स वॉज 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे -5 इंटू +3, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 4 इंटू -6, तो ये हो जाएगा 2 - 15 -24, ठीक है। तो कितना हुआ ये, -39 -37, तो दैट विल बी द आंसर। तो ये समझ में आ रहा है कैसे करना है कि अगर ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है, ठीक है, तो और ए डॉट बी लेना है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाते एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लो हमको गिवन है कि ए वेक्टर जो है, सपोज ए वेक्टर है 3 i कैप +7 j कैप -2 k कैप, ऐसे रैंडमली कुछ लिख दिया है। और बी वेक्टर कुछ ऐसा गिवन है, देखिए ध्यान से देखना। सपोज बी वेक्टर गिवन है सम अननोन वैल्यू अल्फा इंटू आई कैप +3 j कैप -1 k कैप, -k कैप ही लिख देते हैं। हमको बताया गया दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और फिर हमसे कहा गया फाइंड अल्फा। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप लोग अपना दिमाग लगाओ। हमको बता दिया गया है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो अब हम कहेंगे कि अच्छा अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो नोटिस करो डॉट प्रोडक्ट होगा 3 × अल्फा +7 × 3 यानी कि 21 प्लस -2 × -1 यानी कि +2, ये जीरो होना चाहिए। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई -23/3। देखो आ रहा है क्या समझ में किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है, ठीक है। इसका और भी बेनिफिट हो सकता है कि जैसे सपोज मैं अगर इसको हटाता हूं, अब जैसे और कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब सपोज हमको कहा गया कि एक वेक्टर है ए विच इज लाइक, अगेन मैं कुछ रैंडम से नंबर लिख देता हूँ, i कैप +3 j कैप -k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर हमसे कहा गया, मान लो कुछ भी लिख देता है, 2 i कैप +4 j कैप और +k कैप। और हमसे कहा गया कि फाइंड ए डॉट बी, ठीक है, फाइंड ए डॉट बी। ऑफ कोर्स आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। और फिर मान लो मेरे से कहा गया कि अच्छा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस इन इन रिप्रेजेंटेशन में इसका एंगल पता नहीं लग रहा, जब हम वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं तो एंगल पता नहीं लगता है हमें, ठीक है। तो सपोज हमसे कहा गया फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो कैसे करेंगे, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरह याद भी करवाऊंगा, थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट की तरह याद भी करवाऊंगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले कहेंगे कि अच्छा लाओ ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 + 12, नोटिस करो 1 × 2 तो 2 आ गया, 3 × 4 तो 12 आ गया, और -1 इंटू +1, तो ये हो गया 13। ए डॉट बी हो गया 13। अब नोटिस करो कि ए डॉट बी बाय डेफिनेशन होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं ए डॉट बी की जो वैल्यू है उसको ए बी से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी हम निकाल चुके हैं, ये 13 है। अब क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकता हूँ? ऑफकोर्स हमने सीखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना। ये ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा √1 + 9 + 1 11। चेक करो, मतलब
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो रूट 11 आ गया। और इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड होगा 4 + 16 + 1 यानी कि 21। ठीक है, तो हमको पता लग गई, ये वैल्यू आ गई 13/√ऑफ कितना हो गया ये 231 हो गया क्या, देखो। ठीक है, 21 × 11 इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा पता लगने का मतलब हमें थीटा पता लग गया। ठीक है, तो इसको अब हम एक प्रॉपर्टी की तरह भी याद रख सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज लिखी थी, ठीक है, तो आपने ये याद करा कितनी प्रॉपर्टी लिखी थी अपन ने, 6 प्रॉपर्टी थी, 6 प्रॉपर्टी हम कर रहे थे। सो दिस वाज योर 6 प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू लर्न। तो अब मैं आपको 7th प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी कह लो या यूजेज कह लो। सेवेंथ इज दैट cos theta, the angle between two vectors, can be obtained as a vector dot b vector divided by magnitude of a vector magnitude of b vector। तो इसको a डॉट b क्या था, a डॉट b था ax bx प्लस ay by प्लस az bz। और इसको हम लिख सकते हैं √(ax² + ay² + az² इंटू bx² + by² + bz²। देखो आ रहा है क्या समझ में? तो ये एक और मतलब अगेन आपको इतना लंबा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर तरीका याद रख ले तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे एंगल निकालने के लिए हमें दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, वो आपको याद रहेगा, और फिर उनको उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो इससे एंगल आ जाता है। अब एक और चीज देखते हैं। सपोज एक वेक्टर है इस तरह की, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि अल्फा इज द एंगल, और रादर चलो केवल अल्फा की बात नहीं करते। ठीक है, हमने कहा कि इसको बताता हूं। हमने कहा कि भाई अल्फा बीटा गामा, ठीक है, आर द एंगल्स दैट a vector makes with x, y, z axis respectively। ठीक है, और अब हमसे कहा गया अच्छा फाइंड अल्फा बीटा इन गामा। ये वेक्टर है, इस वेक्टर ने तीनों एक्सिस के साथ एंगल कितना बता रखा है वो पता लगाओ। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको अगेन ये थ्योरी का पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप। ये नोटिस करो, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो सेम एंगल आई कैप के साथ भी बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा, अभी हमने देखा था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो एक वेक्टर ए कैप हो गया, ए वेक्टर हो गया, दूसरा आई कैप हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ए वेक्टर और आई कैप के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से नोटिस करो केवल ए एक्स आएगा क्या। जब मैं इस पूरी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ लूंगा तो केवल मतलब ये हो जाएगा ए एक्स इंटू वन, और बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे जे कैप और के कैप तो है ही नहीं। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है √(ax² + ay² + az²। ये देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ये क्लियर है। और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 को लिखो भी मत, एक ही बात है। इसी तरीके से बिल्कुल इस तरीके से कॉस बीटा आ जाएगा ay/√(ax² + ay² + az²। ठीक है, और कॉस गामा आ जाएगा az/√(ax² + ay² + az²। और तो ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, इनको एक्चुअली में डायरेक्शनल कोसाइंस कहा जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शनल कोसाइंस। ठीक है, ये वर्ड याद रखना कि डायरेक्शनल कोसाइंस का क्या मतलब होता है। सो कॉस अल्फा बीटा गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक और चीज नोटिस करो, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको याद रखनी चाहिए ये। ठीक है, क्वेश्चन पे काम में आ सकती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा। नोटिस करो, अगर आप तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे सी यू विल गेट 1। तो ये भी याद रखने की बात है कि डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने काफी कुछ सीख लिया है।
ठीक है। और भी ये दिस इज मोर लाइक एन एप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज एन एप्लीकेशन कि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है। ठीक है, हमने डायरेक्शनल कोसाइंस की बात कर ली है, और बात करते हैं। ठीक है, नाइन्थ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर, ये तुम स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए, और ये मान लेते हैं एक दूसरा वेक्टर भी, हमने दोनों को कोइनिशियल बना दिया है। अब मैंने ये कहा कि मैं ना ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग कितना है ये जानना चाहता हूं। तो पहले समझते हैं कि मैं आखिर जानना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग, यानी कि ए को अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूं जिसमें से एक बी के अलोंग हो और दूसरा बी से परपेंडिकुलर हो, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इसको ए वन कह देते हैं। तो ये ए वन लेंथ कितनी होगी? ठीक है, देखो कैसे पता लगाएंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये मान लेते हैं हमें गिवन है, सपोज कि ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ए डॉट बी कर देता तो मुझे ए बी कॉस थीटा मिल जाता। ठीक है, और नोटिस करो हमने रिजॉल्व करना सीखा था, तो ए वन क्या होना चाहिए? ए वन ए कॉस थीटा होना चाहिए, तो मुझे ए कॉस थीटा चाहिए, तो ए कॉस थीटा कैसे आएगा? ठीक है, ए कॉस थीटा बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर दो। इन अदर वर्ड्स ए डॉट बी कैप। इनफैक्ट नोटिस करो कि हम जब ए वेक्टर का कंपोनेंट, मतलब जब हम कॉस अल्फा निकाल रहे थे या डायरेक्शनल कोसाइंस में जो हमने निकाला था कॉस अल्फा, वो और कुछ भी नहीं था, वो इसी तरह की कैलकुलेशन हमने करी थी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग अगर कंपोनेंट निकालना है, तो जिस वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दो, यानी कि उस वेक्टर को अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, फिर ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लो, या सिंपली यहां से देख लो क्या करना है। ठीक है, मतलब इतना कंफ्यूजिंग नहीं है ये। ठीक है, सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आपका पॉइंट है। ठीक है, तो सपोज हमको एक वेक्टर दी गई, ए वेक्टर विच इज आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस लेट्स से फोर के कैप, और हमको एक दूसरी वेक्टर दी गई विच इज लाइक लेट्स से टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस के कैप। हमसे कहा गया कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये निकालो, ये कितना होगा? ठीक है, यानी कि ए वेक्टर मान लो ऐसे कहीं पे हो सकती है, बी वेक्टर मान लो इधर कहीं पे हो सकती है, तो हम ये लेंथ जानने में इंटरेस्टेड। ठीक है, यहां से ए के हेड से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे बी के ऊपर, ठीक है, तो उस पॉइंट का ए के टेल से क्या डिस्टेंस है, दैट दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो कैसे करेंगे? इसको ए वन का नाम दे देते हैं। तो ए वन होगा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी कितना हुआ? ए डॉट बी हो जाएगा वन, ये देखो वन इंटू टू इज सॉरी टू, 1 into 2 is 2, then 2 into 4 is 8, then minus 4 into minus 1 is plus 4, divided by magnitude of b. Magnitude of b होगा root of 2 square plus 4 square plus minus 1 का square, तो ये हो जाएगा 14 divided by root of 21। चेक करो, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर। अब डॉट प्रोडक्ट की फिजिक्स में कहाँ पे यूटिलिटी आती है? ठीक है, फिजिक्स में जो मोस्ट कॉमन यूटिलिटी आप लोग देखेंगे, ठीक है, एक तो होता है वर्क कैलकुलेट करने में, मतलब एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का। तो ये फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, मतलब कि सपोज एक ब्लॉक के ऊपर या किसी भी एंटिटी के ऊपर एक फोर्स लगा जिसकी वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो अगर हमसे क्वेश्चन कहता है कि वर्क डन निकालो, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन, तो ये वर्क कैसे आएगा? तो ये वर्क आता है एफ डॉट एस से। आगे आगे हम इसको डिक्लेयर कर, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे, हम इसको डिराइव नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब भी वर्क निकालने को कहा जाए तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं ये अगेन एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल लेके करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज हमको कहा गया कि अ फोर्स विच वाज टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप न्यूटन, okay, acts on a particle to displace it from let's say 1 comma 3 comma 4 to
5,8,9। ठीक है, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं, और अब हमसे कहा जाएगा फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, तो क्या करना है? ठीक है, क्या करना है देखो। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट बी है, तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो उससे क्या आएगा? तो 5 - 1 ये हो जाएगा 4i कैप। फिर 8 - 3 तो ये हो जाएगा 5j कैप। और 9 - 4 तो ये भी हो जाएगा 5k कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क निकालने के लिए एफ डॉट एस कर देना है। ठीक है, तो एफ डॉट एस कर देंगे तो कितना आ गया ये? एफ डॉट एस का मतलब हुआ 8। ठीक है, +15, नोटिस करो, 4 2 8, 5 3 15, +4 5 20, तो ये हो जाएगा 35 43। तो 43 जूल्स, अगर ये सब कुछ ऐसा यूनिट्स में था तो 43 जूल्स इज द आंसर। तो देखो किस तरीके से करना। एक डिफरेंट सिचुएशन या थोड़ी सी मतलब एक क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक था, और हमने क्या करा, हमने लगाया फोर्स इसके ऊपर 20 न्यूटन का, और हमने ये नोटिस करा कि ये ब्लॉक शिफ्ट हो गया 10 मीटर से। ठीक है, किसी ड्यूरेशन में, और ये फोर्स हमने 37 डिग्री के एंगल पे लगाया था। ठीक है, हमसे कह सकते हैं कि वर्क निकालो। तो देखो हम क्या करेंगे, वर्क के लिए हमें एफ डॉट एस करना है। तो इस बार हमें जिस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है, इस बार हमें आई जे के की फॉर्म में फोर्स नहीं दे रखा है, तो इस बार हम यूज करेंगे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? एफ हो जाएगा 20, एस कितना है? एस है 10 मीटर, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम तो ये हो जाएगा 4/5। तो देखो इस तरीके से, तो ये कितना हो गया? 160 आ गया। देखो, देखो क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? तो ये हो गई डॉट प्रोडक्ट की कहानी। ये हमने डॉट प्रोडक्ट की पूरी कहानी कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों। ठीक है, इसमें आपको डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट्स मैंने एक प्रीवियस सेशन में कवर किया था, जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। ठीक है, मे बी वो लेक्चर 2 या लेक्चर 3 रहा होगा इस सीरीज का। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, कि डिटर्मिनेंट्स को हम ओपन करके क्या कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की अगेन जो डेफिनेशन है, मतलब इट विल गिव अ वेक्टर आउटपुट। व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, सबसे पहले हम इसको डिनोट करते हैं क्रॉस के साथ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और फिर एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? ठीक है, ये एन कैप बहुत ही अच्छी, मतलब यूं कह लो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड चिड़िया यही है इस वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो एन कैप मैं समझता हूँ बच्चों क्या होता है। सपोज हमने वेक्टर बनाया ए इधर। ठीक है, हमने वेक्टर बनाया बी इधर। ठीक है, अब हमने कहा कि ए क्रॉस बी निकालो भाई। तो तुम्हें क्या करना है, तुम पहले तो इनको को इनिशियल इमेजिन कर लो या ड्रॉ कर लो, विच एवर वे यू आर कन्वीनियंट। ये इनके बीच का एंगल हो गया। अब ये पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बच्चे नहीं समझ पाते। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। तो अपना राइट हैंड लो, और राइट हैंड को अब तुम ऐसे कर लो, मतलब कि ये एल बना लो। यू कैन नॉट चेंज दिस एल, यू कैन नॉट शिफ्ट योर थंब लाइक दिस और लाइक दिस। सो योर थंब एंड योर फिंगर शुड बी एट 90 डिग्री, एंड you are not allowed to rotate your hand from here. Wrist से rotation allowed नहीं है. You are only allowed to change through to move your fingers. Your fingers can go like this. Thumb will always be like this. ठीक है, तो तुम्हारा रिस्ट की मूवमेंट अलाउड नहीं है। अपने हैंड को एकदम स्ट्रेट कर लो, रिस्ट की मूवमेंट अलाउड नहीं है। यू कैन ओनली चेंज योर फिंगर्स। अब तुम ए वेक्टर को, मतलब तुम क्या करो, अपनी फिंगर्स को ए वेक्टर के अलोंग रखो। ठीक है, इसके लिए तुम हो सकता है कि अपनी जगह भी बदलनी पड़े। ठीक है, इसके लिए हो सकता है अपनी जगह बदलनी पड़े। तो ए वेक्टर के अलोंग तुम फिंगर्स को रख के बी की तरफ घुमाने की कोशिश करो। ऐसा करते समय तुम्हारा थंब जिधर पॉइंट करेगा वो एन कैप की डायरेक्शन होगी। मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे ए वेक्टर जिस भी तरफ है, जैसे इस फिगर में ए वेक्टर इधर है, तो ए वेक्टर के पैरेलल अपनी फिंगर्स को रखो, और थंब को फिंगर से 90 डिग्री पे रखो। ठीक है, और फिर अपनी मतलब थंब, तुम्हारी फिंगर्स को ए के अलोंग रख के उसको बी की तरफ लेके जाओ। ऐसा करते समय तुम्हारे थंब को तुम्हें एक पर्टिकुलर जगह पे रखना ही पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वही डायरेक्शन एन कैप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। नोटिस करो, ए और बी इस प्लेन में है, यानी कि इस ड्राइंग के प्लेन में है, स्क्रीन में है। तो जो एन कैप होगा वो अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर की तरफ होगा।
एग्जैक्टली कौन सा होगा ये पता लगाने के लिए आप अपनी फिंगर्स को जो वेक्टर पहले लिखा जाता है, जैसे ए पहले लिखा गया है, तो जो वेक्टर पहले लिखा जाता है और बाद में जो लिखा जाता है उसकी तरफ घुमाओ। ठीक है, ऐसा करते समय आपका थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट विल बी द एन कैप और दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब हम अगेन इसी डेफिनेशन से हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वो देखते हैं बच्चों। ये मैंने जो डेफिनेशन बताई है, डायरेक्शन आप लोगों को शायद अभी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि बच्चे एक बार में नहीं सीखते हैं। बट करते रहो, सीख दो। मतलब अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे यूज करेंगे कभी ना कभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चों को क्लिक कर जाता है, आपको भी कर जाएगा, हो सकता है ऑलरेडी कर भी गया हो। तो अभी पहले हम ये देखते हैं कि इफ A vector and B vector are parallel or anti-parallel तो क्या होगा? If A vector और B vector are parallel और anti-parallel क्या होगा उससे देखो। तो अगर, तो इसका मतलब या तो थीटा 0 डिग्री है या फिर थीटा 180 डिग्री है, दोनों ही केसेस में साइन 0 हो जाता है। तो A क्रॉस B की वैल्यू 0 आ जाएगी देखो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का 0 होना हमें ये बताता है कि वेक्टर्स या तो कोलिनियर है, सॉरी या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट देखो, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर अभी अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग सोचूं तो एन कैप स्क्रीन के अंदर जा रहा है। अब इसी फिगर में देखो, अगर बी क्रॉस ए करने को कहा जाए तो बी क्रॉस ए में हम पहले फिंगर्स को बी की तरफ रखेंगे और फिर ए की तरफ घुमाएंगे, तो थंब मेरा आउटवर्ड हो गया। ए क्रॉस बी में थंब इनवर्ड है, बी क्रॉस ए में थंब आउटवर्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बी क्रॉस ए, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, तुम ऑर्डर नहीं बदल सकते हो, ऑर्डर बदलने से वैल्यू में फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है? एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। तीसरी बात देखो, किसी भी वेक्टर का खुद ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने खुद से तो 0 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ठीक है, तो फिर जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो आ रहा है समझ बच्चों? ठीक है, और अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने आई कैप इधर ऐसे बना रखा है, मान लो जे कैप ऐसे और के कैप स्क्रीन से बाहर आते हुए ऐसे है। अब नोटिस करो कि अगर हम आई क्रॉस जे लिखते हैं तो आई क्रॉस जे का मतलब होगा 1 × 1 × साइन ऑफ 90, और एन कैप किधर आएगा वो देखो। तो आई से जे की तरफ जब मैं फिंगर्स को घुमा रहा हूं, ठीक है, आई इधर की तरफ है, जे ऊपर की तरफ है, तो थंब मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो ये तो के मतलब के डायरेक्शन हुई ना, मतलब एन कैप को हम के कैप भी लिख सकते हैं। एन कैप वाज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज के कैप। तो आई क्रॉस जे जो है वो के आ गया। और क्योंकि यहां पर हमने जो प्रीवियस ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी, ये वाली प्रॉपर्टी, तो इससे हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के होगा। ठीक है, इसी तरीके से नोटिस करो, अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो जे इधर है, के आउटवर्ड है, तो जे ऊपर की तरफ है और के मेरी तरफ है। ठीक है, तो जे ऊपर के मेरी तरफ, तो मैं जब फिंगर्स को ऐसे घुमा रहा हूं तो थंब इधर की तरफ है। ठीक है, तो जे क्रॉस के जो है वो आई बन जाएगा, जिसको कि हम माइनस ऑफ के क्रॉस जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नोटिस करो कि अगर के डॉट आई करें तो के बाहर मेरी तरफ है, तो के डॉट आई करें तो फिंगर्स ऐसे से इस तरफ घूमेगी तो थंब ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो के क्रॉस आई जो है ये जे हो जाएगा, और इसको हम माइनस ऑफ आई क्रॉस जे भी लिख सकते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन याद नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं इनको रटवा देता हूं आपको। आपको ये ऐसे याद रखना है, ध्यान देखो, आई लिखो। ठीक है, आई आई कैप लिखो। क्या हुआ ये? आई कैप लिखो, आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, तीनों वेक्टर लिख दो। अब देखो क्लॉकवाइज एरोज बना दो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते वक्त अगर आप आई से आई क्रॉस जे लिखते हो, ठीक है, तो आई क्रॉस जे मतलब क्लॉकवाइज चलने पे पॉजिटिव साइन है, तो आई क्रॉस जे विल गिव यू द नेक्स्ट वन विद अ पॉजिटिव साइन। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के विल गिव यू द नेक्स्ट वन विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, और के क्रॉस आई विल गिव यू जे कैप विद अ पॉजिटिव साइन। देखो
और अगर तुम उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, जैसे अगर हम ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस साइन लिख दो। ठीक है, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछता कि आई क्रॉस के बताओ, तो देखो आई से के की तरफ जाने का मतलब माइनस जे। अगर मैं कहता कि नहीं के क्रॉस जे बताओ, ठीक है, तो ये होता माइनस आई। और अगर मैं कहता कि नहीं जे क्रॉस आई बताओ, तो ये होता माइनस के। इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, तुम करके देख लो। हमने मतलब कि तीन चीजों में तीन ही पेयर बन सकते थे, और उन तीन पेयर में हम आगे पीछे कर सकते थे। हमने सब कुछ करके देख लिया, तो टोटल छह चीजें पॉसिबल थी, छह कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, हमने छह के छह लिख दिए। अब याद रखना बड़ा आसान है, देखो क्लॉकवाइज घूम रहे हो आई जे के लिख दो, क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पॉजिटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इससे याद रखना। क्लियर है। और हम इसी पॉइंट का एक एक्सटेंशन, मतलब देखो इस वाले पॉइंट से ये जो हमने लिखा था ए क्रॉस ए जीरो, हम ये भी लिख सकते हैं दैट आई क्रॉस आई विल बी जीरो, एंड जे क्रॉस जे विल बी जीरो, एंड के क्रॉस के विल बी जीरो। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं, देखो। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं? हमने जैसे आई क्रॉस जे जे क्रॉस के ये सब पता लगाया, ये करा, ये इसलिए करा ताकि हम जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था वो काम कर सके। कौन सा काम? सपोज ए वेक्टर हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए वेक्टर मान लो ऐसे गिवन है। और बी वेक्टर हमें गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम चाहते हैं कि इस फॉर्म में अगर वेक्टर गिवन हो तो हम ए क्रॉस बी को इवेल्युएट कर लें। तो हम वही करेंगे जो पहले किया था, हम अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक है, देखो हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब अ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बार हम लिखेंगे ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, देखो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम लिखेंगे ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। ठीक है, और फाइनली हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम लिखेंगे ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी एक्सपैंड भी कर दो। अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। देखो आ रहा है समझ? ठीक है, और फाइनली अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम लिखेंगे ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। ठीक है, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको मेरी फोटो दिखाई दे रही हो, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है, तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, छह टर्म जीरो हो गई थी और तीन नॉन नॉन जीरो थी। यहाँ पे तीन जीरो होंगी, कौन कौन सी तीन? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, और बाकी नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें बाकी जो नॉन जीरो टर्म्स है उनको कलेक्ट करना है। ठीक है, उनको कलेक्ट करना है, तो उनको कलेक्ट करने के लिए हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखो ए आई क्रॉस जे प्लस के होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए एक्स बी वाई के कैप। ठीक है, यहां से ए एक्स बी वाई और के कैप। फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स बी जेड, ठीक है, ए एक्स बी जेड माइनस जे। ठीक है, तो हमने ये वाला टर्म भी इसको कर लिया, इसको कर लिया। अब इसको करते हैं, तो जे क्रॉस आई ये माइनस के होगा। ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, तो प्लस ए वाई बी एक्स माइनस के। ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? अब इसको सिंप्लीफाई मतलब याद करने का एक तरीका बता दूंगा मैं, हमने इसको भी कर लिया। अब नेक्स्ट होगा ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। जे क्रॉस के होता है आई कैप, तो ए वाई बी जेड आई कैप। ठीक है, ए वाई बी जेड आई कैप। ठीक है, तो हमने इसको भी कर लिया, दो रह गई है, ज्यादा नहीं है। के क्रॉस आई होगा माइनस जे, तो ए एक्स बी एक्स, सॉरी, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। यहाँ पे आई क्रॉस के था ना? हाँ, तो के क्रॉस आई जे हो जाएगा, सॉरी जे हो जाएगा ये, जे हो जाएगा ये, है ना?
और उसके तो इसका भी हो गया, और के क्रॉस जे ये माइनस आई होगा, तो ए जेड बी वाई, ठीक है, ए जेड बी वाई माइनस आई। तो अब देखो 6 टर्म्स में से नोटिस करो, ये 6 टर्म्स आएंगी, पहले तो देख लो। आइडियली आप खुद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे करे हैं, ये यहाँ से यहाँ, ये आप खुद कर लो। और अब देखो देर आर 2 टर्म्स ऑफ आई, दिस, इनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। इसी तरीके से ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ये हो गया, ठीक है। और के को कलेक्ट कर लेंगे तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये आंसर, दिस इज हाउ वी विल इवेल्युएट क्रॉस प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स बहुत लंबा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर ये याद कैसे होगा हमें, ठीक है। तो याद करने के लिए अब मैं बताता हूँ, हमने जो डिटर्मिनेंट सीखा था वो इसी दिन के लिए सीखा था, आज के लिए, ठीक है, कि हम ए क्रॉस बी को अगर मान लो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करें, जैसे आई जे के, टॉप रो हमेशा आई जे के बना दो, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख दो, यानी कि ए एक्स लिख दो, ए वाई लिख दो, ए जेड लिख दो, और बी की जगह पर मतलब थर्ड रो में बी एक्स बी वाई बी जेड ये लिख दो। अब जिनको ये लग रहा है सर ये क्या कर रहे हो ये सब, तो बच्चों मैंने डिटर्मिनेंट्स पहले पढ़ाया था, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट्स अभी तक नहीं पढ़ा है उनको यहाँ से आगे नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग वो बेसिक मैथमेटिक्स का मे बी सेकंड लेक्चर जाके देखो, उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स था, सेकंड थर्ड उसके अराउंड था, ठीक है, तो आप वहां पे जाके देखो, तो वहां से आपको समझ में आएगा। तो ये अगर आपको मैंने वहां पे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना बताया था, आप उस रूल के बेसिस पे एक्सपैंड करोगे अगर, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हम लिखेंगे आई कैप, ये फर्स्ट लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो देखो आई कैप मैच कर गया क्या, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वाले को माइनस साइन के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस जे इंटू, ठीक है, ए एक्स बी जेड, ठीक है, तो ए एक्स बी जेड नीचे लिख देता हूं मैं, इधर मेरी फोटो आ रही होगी स्क्रीन पर, और माइनस ए जेड बी एक्स, तो नोटिस करते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जे प्लस के साथ है, लेकिन ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड है, तो अगर मैं माइनस को बाहर निकालूंगा तो ए एक्स बी जेड बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स है, तो ये भी मैच कर गया। फिर थर्ड हम लिखेंगे के कैप, और अब लिखेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ये मैच कर गया, ए एक्स बी वाई माइनस ए। तो देखो बच्चों, पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला या तो तुम रट लो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, अगर रट नहीं सकते कोई बात नहीं, तो डिटर्मिनेंट मैंने सिखाया था वो सीख लो। डिटर्मिनेंट सीखने के बाद ये कैलकुलेशन करना काफी आसान है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज ए वेक्टर जो है वो है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर जो है ये 4 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस के कैप, ऐसे मान लेते हैं। अब हमसे कहा गया कि भाई ए क्रॉस बी को इवेल्युएट करो, तो देखो मैं क्या कहूंगा, मतलब जैसे अगर हमसे कहा गया कि ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा, मतलब इसका आंसर कितना निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कि ए क्रॉस बी को लिख लो आई जे के, डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो क्या बनेगी, ए के कंपोनेंट्स देखो 2 3 और -1, समझ में आया, 2 3 और -1। सेकेंड वेक्टर बी था, तो हम लिखेंगे 4 -6 और 1, तो पहले तो ये सब्सटीट्यूशन देख लो, समझ में आ गया, ठीक है। ए एक्स ए वाई ए जेड 2 3 -1, बी एक्स बी वाई बी जेड 4 -6 1। अब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, तो आई कैप, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और ये लिख दिया है अगर, ठीक है, इसको लिखने के बाद इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो 3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा +6, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट को माइनस लिखते हैं, तो ये माइनस जे। अब अगर मैं माइनस जे लिख रहा हूं, इसको यूज कर रहा हूं, तो इन दोनों पे ध्यान नहीं दूंगा मैं, अब 2 और 1 का प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 4 और -1 का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। माइनस करना है -1 इंटू 4 को, ठीक है, तो +4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस के, तो अब हम जिस रो और कॉलम में के अपीयर हो रहा है उनको कंसिडर नहीं करेंगे, तो 2 × -6 इज -12, एंड देन 3 × 4 इज 12, तो अगेन -12, मतलब -12 माइनस ऑफ +12, ये आ गया, बस हो गया। तो ये हो जाएगा -3 i कैप, और फिर ये हो जाएगा -6 j कैप, और ये हो जाएगा -24 k कैप।
So that is the answer with these vectors. Like cross product of these vectors is this. तो यहाँ पे हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना बता दिया है, ठीक है। और बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या कोई एप्लीकेशंस होती हैं? तो थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस बता देता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे काम में आता है, ठीक है। देखो, अ, एक वेक्टर मान लो ए है, एक वेक्टर मान लो बी है। हमने इनको पैरेललोग्राम बनाया था, इनको यूज करके पहले हमने सीखा था कि ए और बी की कॉपीज को यूज करके हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सपोज कोई क्वेश्चन हमसे कहता है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, ठीक है। कोई क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये जो पैरेललोग्राम बन गया है, इसका एरिया निकालो। तो देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया होता है हाइट इनटू बेस, यही होता है, ठीक है। ये अगर हाइट है, ठीक है, तो h इंटू बी, वेयर बी इज द बेस, ठीक है, ये बन जाएगा। और h को देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखा था, तो h को हम a साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? देखो, h क्या है? a का साइन कंपोनेंट ही तो है, तो a साइन थीटा इंटू बी देखा जाए तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हुआ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम इस तरह से, मतलब दो वेक्टर्स ने मिलकर अगर एक पैरेललोग्राम बनाया है और उसका एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल, ए क्रॉस बी करेंगे, एक वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। दूसरा एप्लीकेशन, तो दूसरा एप्लीकेशन, अभी फिजिक्स में आप बहुत जगह पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो सब सीखते रहोगे आप। अभी मैं कॉमन बता देता हूँ। तो एक क्वांटिटी होती है टॉर्क करके, टॉर्क के लिए आर क्रॉस एफ किया जाता है। अभी मैं केवल फॉर्मूला लिख देता हूँ, कभी आप क्वेश्चन, इफ यू गेट द क्वेश्चन समवेयर वील ट्राई, मतलब ये एक्चुअली समझना पड़ता है, ये हम रोटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं इसको 11th ग्रेड में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं केवल फॉर्मूला बता के छोड़ दे रहा हूँ कि टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो कहने का मतलब है कि हमने जो चीजें सीखी हैं उनका एक्चुअल में फिजिक्स में यूजेज है, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने जो भी आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट्स भी हैं, आप उन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट भी करिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट आई विल बिड फेयरवेल टू यू फॉर टुडे। नेक्स्ट सीरीज में मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। ऑलराइट, बाय गाइस।